हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज जो अपना स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। इससे पहले अपन ने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप जाके उसको देखना। उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में कि ब्रिटिश रूल जो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस थी तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे रूल यूज़ करती थी, जिससे अपने जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बिल्कुल बैकवर्ड हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। और ये आपको पता है कि जो इंडिया का जो व्यापार था बहुत ही फेमस था, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, जिसमें हर एक जो देश था वो चाहता था कि इंडिया से गुड्स को खरीदना, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट थे ये बहुत ही फेमस थे इंडिया के। तो इसमें अपन देखते हैं इंडिया हैड ए इनमेंस in area of foreign trade since a ancient times but the British rule the India's both and do it। इसमें क्या लिखा हो बेटा कि सबसे पहले फॉरेन जो इंडियन ट्रेड थी वो बहुत ही रेपुटेशन थी। कब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तब पूरा का पूरा क्या हो गया, बिल्कुल एंड हो गया। उसके बाद में अगर देखते हैं आगे, इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ प्रिस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपको बता चुके, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, भेदभाव जो पॉलिसी अपनाती थी, जैसे खुद के बेनिफिट के लिए तो सब जो पॉलिसी बनाती थी उसके अकॉर्डिंग रहती थी। तो अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो पहले गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, जो भी अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे उनको इंपोर्ट करती थी खुद के देश में। एक्सपोर्ट यहाँ से इंडिया थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया खुद के देश में, और वहाँ से जो भी इंपोर्ट थे, वहाँ से जो गुड्स बनते थे फिनिश गुड्स, उनको क्या करते थे देश के अंदर। डायग्राम में वैसे ही नॉर्मल है, जिसमें जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन जो देश था यहाँ पे, तो यहाँ से जो भी अपना रॉ मटेरियल था वो कहाँ से इंपोर्ट करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपन एक्सपोर्ट करते थे, उस देश में भेजते थे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उससे ही अपने देश में इंडियन वाले वहाँ से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, जो कि अपनी कॉस्ट भी हाई थी, ठीक है, कॉस्ट हाई थी। जो सारा जो बेनिफिट सरप्लस होता था वो फॉरेन ट्रेड को होता था, फॉरेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बेनिफिट होता था। तो ये एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण भी नुकसान हुआ है इंडियन इकोनॉमी। पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। मतलब कि एक प्रकार से ये बताओ कि जो रॉ मटेरियल सारा अगर यहाँ से लेके जाएंगे, अपन तो गुड्स बनाते नहीं थे क्योंकि अपने ऊपर जो टैरिफ था बहुत ज़्यादा लगा दिया उन्होंने, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो खुद लेके गए और वहाँ से फिनिश गुड्स खुद अकेला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो बनाना शुरू कर दिया। 50% उस पर पूरा कंट्रोल था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ऑल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। वो कहाँ से करते थे, इंडिया के अंदर पूरा का पूरा फिनिश गुड्स बेचते थे। जो रॉ मटेरियल था पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके कारण उसे क्या बोला गया कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत का जो भी व्यापार था उस पर पूरा कंट्रोल हो गया था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जो यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पूरा कंट्रोल कर लिया था। 50% जो भी फिनिश गुड्स था वो इंडिया के मार्केट से ही जाता था विदेशों के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट अपना नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली द बेनिफिट द ब्रिटिश। देखो जो भी उन्हें इनकम मिलती थी, अब सिंपल सी बात है, जो इनकम मिलेगी वो किसके लिए होती थी, वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट रखती थी, अपने इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। क्योंकि अपन ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था, ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें अच्छे से अपने को पता चल गया। क्योंकि जो भी पैसा यहाँ से मिलता था, जो भी सरप्लस होता था, वो कहाँ यूज़ करती थी, वो खुद के ऊपर यूज़ करती थी। खुद के मतलब उनके जो खर्चे होते थे उन्हीं को पूरा करती थी वो। तो जो भी ट्रेड से, जो भी व्यापार से उनको प्रॉफिट होता था, सरप्लस मिलता था, वो किसको बेनिफिट होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो भी एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स को करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए तो वहाँ से भी सरप्लस होता था क्योंकि सस्ते में पड़ता था। जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस थे, मतलब कि कानून को बनाने के लिए, जो भी उनके शासन वगैरह को चलने के लिए जो भी खर्चे किए जाते थे वो भी सरप्लस में से किए जाते थे। और एक्सपेंसेस जैसे लड़ाई वगैरह हो जाती थी, वॉर्स वगैरह होते थे दूसरे देश के साथ में, तो वो भी जो भी सारे खर्चे होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो भी इंडिया ट्रेड से जो सरप्लस होता था उसी से ही वो करती थी। अब ये बताओ जितना जो भी सरप्लस हुआ वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंडिया तो डेवलप कर ही नहीं सकता। जो भी सरप्लस होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज करती थी
क्योंकि प्राइमरी गुड्स यहाँ से लेके गए तो खर्चा उसको बेनिफिट हुआ, और उन बेनिफिट को कहाँ यूज़ करती थी, जो भी खर्चे वॉर्स वगैरह हुई उसके अंदर वो यूज़ करती थी। चलो ये पॉइंट था अपना फॉरेन ट्रेड का, अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, अपन ये भी देखेंगे कि जहाँ की जो लोग थे, जनसंख्या थी, यहाँ पॉपुलेशन थी, उनकी प्रोफाइल कैसी थी, मतलब कि वो किस हिसाब से जीतते थे, किस हिसाब से कितने साल तक जीतते थे, मृत्यु दर जन्म दर कितनी थी, उसी हिसाब से अपने को पता है कि इंडिया की स्थिति कैसी थी लोगों की। तो वो अपन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो भी बिल्कुल वीक थी, बिल्कुल कमज़ोर थी, वो भी अपन पॉइंट के थ्रू देखते हैं इसमें। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जो भी ब्रिटिश रूल था यहाँ थे तो वो सारा सारा उस टाइम पे क्या था, सारे जो फीचर्स वगैरह थे वो बिल्कुल रुके हुए थे, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। वो अपन देखते हैं पॉइंट के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट है ब्रीथ रेट एंड डेथ रेट। जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पता चलता है अपने को ब्रीथ रेट से और डेथ रेट से। अगर दोनों ही हाई होती हैं तो इंडियन की इकोनॉमी क्या होती, बिल्कुल वीक थी। दोनों हाई थी, बताओ 1000/1000 पे कितने ब्रीथ रेट थी, 48 की, और डेथ रेट कितनी 1000 पे 40 बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। इंडिया की हेल्थ केयर था वो बिल्कुल वीक था उस टाइम में। और वीक क्यों था, क्योंकि जो भी उन्हें सरप्लस मिलता था वो खुद के ऊपर ही यूज करते थे, इंडियन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो इसे अपन बोल देते हैं कि अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं उनके ऊपर कैलकुलेशन की जाती है कि शिशु मृत्यु दर, जिसे क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु रेट दर बोलते हैं, जिसमें उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी, 218 बच्चों पे पर 1000 के हिसाब से थी। कि 1000 बच्चों के उससे ऊपर सिर्फ 218 बच्चे क्या एक्सपायर हो जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा हाई थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या शो करती है, पुअर हेल्थ केयर को भी शो करती है। हेल्थ केयर मतलब कि अपने पास वो मेडिसिन वगैरह, वो अस्पताल, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अपने इस चीज़ को कम कर सके, है ना। जो करंट टाइम में 32 के लगभग इसके अप्रोक्सीमेटली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या था कि कितने टाइम तक लोग जो थे वो जीवन जीते थे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी। एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, हर पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी थी 32 ईयर्स, मतलब 32 ईयर्स ही लोग जीते थे, लगभग एक्सपायर हो जाते थे क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर तो थी नहीं। लेकिन अब उसमें थोड़ा सुधार हुआ है इंडिया के अंदर, क्योंकि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, लेकिन अब उसके संतृप्त होने के बाद में इंडिया ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसमें सुधार हुआ, कितना हो गया, 70 के अप्रोक्स से पहुंच रही है जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ है। 4th नंबर का लिटरेसी रेट का पॉइंट देखते हैं, जिसे अपन बोलते हैं लिटरेसी रेट, रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। वो कितनी थी, कितनी परसेंट थी, नियरली कितनी थी, 60% थी। जो अपने को क्या शो करती थी, बैकवर्डनेस को शो करती थी कि सिर्फ 100 लोगों में से सिर्फ 16 थे ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे, लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। के अंदर अपन ये भी देख सकते हैं जो अपनी लिटरेसी रेट थी वो पहले एक जेंडर बेस पे भी थी। सिर्फ 7% जो थी पॉपुलेशन, 60% में वो ही लिटरेसी रेट थी, उसमें से फीमेल जो रेट थी वो सिर्फ 7% रेट के आधार पर चलती थी, जो कि एक जेंडर बेस भी अपन बोल सकते हैं, किसमें, ब्रिटिश राज के अंतर्गत। ठीक है, ये अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी। इसमें थोड़े से पॉइंट हैं वो भी देखते हैं। उस टाइम पे अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो एक प्रकार से 1921 में कैलकुलेशन हुई, तो उस टाइम में इसे बोला गया कि ग्रेट डिवाइडेड ईयर भी बोला गया। इसे क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब कि 1921 में कुछ ऐसा हुआ कि उस टाइम से पहले की जो जनसंख्या थी और उसके बाद की जो जनसंख्या थी उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी अंतर आया। उसमें कैसे आया वो देखते हैं कि प्रियर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। मतलब कि 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी कॉन्सिस्टेंट नहीं थी, मतलब कि वो रुकी हुई नहीं थी, कभी बढ़ती कभी घटती, एक जगह नहीं रुकती थी। उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। आफ्टर 1920 पॉपुलेशन इंडिया इज रिकॉर्ड ए कंस्टेंट राइज। उसके बाद में 1900 के बाद में जब ये देखा गया कि इंडिया की पॉपुलेशन को जब कैलकुलेट की गई तो उसमें कंटिन्यू वो क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, वो कंस्टेंट तरीके से राइज हो रही थी। तो उसमें आगे जो पॉइंट है
उसमें राइजिंग पॉपुलेशन लीड टू एक्सक्यूजिव बर्डन ऑन द मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट। अब उसमें भी एक नुकसान होता था। ब्रिटिश रूल ने क्या कर दिया, जैसे पॉपुलेशन राइज होना स्टार्ट हुई अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उस पर इन्वेस्टमेंट भी उतना ही करना पड़ता था गवर्नमेंट को। इन्वेस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा कि जब भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा पॉपुलेशन के ऊपर तो उस चीज़ पे अदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे समझने की बात क्या है कि जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उस पर रहना, खाना, हेल्थ केयर ऐसी सुविधाओं पे खर्चा करना, जो कि एक पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही शुरू होती है, उनका मेंटेनेंस का खर्चा करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं होने का भी एक कारण बनता है। ठीक है, ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कुछ इसके पॉइंट जो मैंने आपको अच्छे से समझाए। ये पॉइंट थे इसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल के, जो अपना ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हेल्थ केयर के बारे में शो करते हैं कि अपनी इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो भी बिल्कुल बैकवर्ड था, है ना। तो अगर ये पॉइंट आपको इसमें अंदर इस वीडियो के अंदर अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।